अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग सेकेंड ईयर का, यहाँ पे मैं थोड़ी सी करेक्शन कर लूँ। हम लोग आज सेकेंड ईयर का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और अगेन ये मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड की तरफ से आया है तो ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्व मैं आपके साथ शेयर करूँगी साइड में। और आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं छोड़ना है, चॉइसेस वाले हों या और के साथ हो, हम सारे के सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। और कोशिश करेंगे कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें और आप लोगों को समझ भी आए साथ में। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग MCQ से। तो सबसे पहले हमारे मॉडल पेपर में है MCQs। ठीक है, तो MCQs स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले में बोला जा रहा है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7A। अच्छा, ग्रुप 7A का ना यहाँ पे आप लोग थोड़ी सी करेक्शन कर लेना। यहाँ पे -3 +3 एंड +5 लगा हुआ है, लेकिन आप लोग की जो बुक में है वैसे तो ये होती है, लेकिन आपकी जो बुक में बताया हुआ है हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो पहले MCQs का जो आंसर होगा वो होगा -1 +1 +3 और +7। ठीक है, ये वाली इसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और ये वाली एबनॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। दूसरे MCQs में कह रहा है दिस एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म सुपर ऑक्साइड व्हेन बर्न इन एयर। तो मैग्नीशियम तो ग्रुप 2 का है, मैग्नीशियम तो सुपर बना ही नहीं सकता क्योंकि वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे अब बचे ग्रुप 1 के एलिमेंट। तो ग्रुप 1 में लिथियम नॉर्मल बनाता है और सोडियम पर बनाता है और पोटेशियम सुपर बनाता है। तो यहाँ पे पोटेशियम करेक्ट आंसर होगा। 3 में क्या कह रहा है द मेटल इज यूज इन मेकिंग ज्वेलरी एंड ऑल्सो सर्व एज कैटलिस्ट। तो यहाँ पे ज्वेलरी में जो इस्तेमाल होता है वो प्लेटिनम इस्तेमाल होता है। आप लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी या शायद पता भी हो, प्लेटिनम डायमंड से भी ज़्यादा महंगा एलिमेंट है। तो इसके जो ज्वेलरी होती है वो डायमंड से भी ज़्यादा महंगी होती है। ठीक है, तो PT करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 4 है, उसमें ये द कॉम्बिनेशन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ni इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो अगर आप इसके अंदर देखो तो En 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है और NO2 यहाँ पे 2 दे रहा है और साथ में +2 उसके ऊपर चार्ज है। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो बन रहा है वो 6 बन रहा है। सही है। उसके बाद 5 पर आते हैं। 5 में क्या कह रहा है, अच्छा जी, द नॉकिंग ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन कैन बी रिड्यूस बाय द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोसेसेस। तो जो हम लोग जब सस्ता पेट्रोल यूज कर लेते हैं तो गाड़ी के इंजन में से कुछ साउंड आते हैं जिनको नॉकिंग साउंड कहा जाता है। तो उस साउंड को खत्म करने के लिए हम अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल बनाते हैं। तो अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोल कहा जाता है। तो यहाँ पे रिफॉर्मिंग करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद 6 है। 6 में कह रहा है कि वेल्डिंग गैस अमंग द फॉलोइंग गैस। तो वेल्डिंग में इथाइन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इथाइन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मोस्टली ये यूज होती है, बाकी भी यूज होती है लेकिन ज़्यादातर ये यूज होती है। उसके बाद 7 है दिस पेयर ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो एक एल्कोहल और साथ में ईथर, एल्कोहल और ईथर के ग्रुप्स का जब आप जनरल फॉर्मूला भी लिखते हो ना तो वो भी सेम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे इथेनॉल एंड डाईइथाइल ईथर का ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे इथेनॉल एंड डाईइथाइल ईथर है करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 8 है। 8 में क्या कह रहा है कि बेंजीन बर्न्स विद स्मोकी फ्लेम बिकॉज ऑफ। तो बेंजीन के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन परसेंटेज होती है तो इस वजह से, तो कार्बन परसेंटेज की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लैक बर्न होती है इसकी फ्लेम। 9 में क्या कह रहा है द SN2 रिएक्शन अकर्स मोस्ट इजली इफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज। तो SN2 रिएक्शन हो या SN1 रिएक्शन हो, दोनों अल्काइल हैलाइड के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे SN2 की बात हो रही है तो SN2 किस में हो रहे होते हैं, प्राइमरी
अल्काइल हैलाइड मिलते हैं, तो यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो मिथाइल आयोडाइड इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 10 है, 10 में क्या कह रहा है, ल्यूकस रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ द ल्यूकस रिएजेंट, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है, तो ZnCl2 एंड HCl। उसके अलावा 11 है, 11 में कह रहा है फॉर्मिक एसिड इज नेचुरली फाउंड इन, तो फॉर्मिक एसिड चूटियों के डंक में पाया जाता है, चूटियों के डंक में एक जहर होता है, वो फॉर्मिक एसिड उसको कहते हैं। जब वो काट लेती है, डंक मारती है, तो हमें जो स्वेलिंग हो जाती है, तो वो उस वजह से होती है कि फॉर्मिक एसिड होता है उसके डंक में, तो यहाँ पे वेनम ऑफ आंट्स करेक्ट ऑप्शन होगा, वेनम ऑफ आंट्स। उसके बाद 12 है, 12 में कह रहा है सपोनिफिकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ सोप बाय रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल विद, तो हम फैट या किसी भी लिपिड का रिएक्शन जब किसी बेस से करवाते हैं तो हमें नतीजे में सोप मिलता है, तो यहाँ पे एन अल्कली, बेस तो नहीं लिखा हुआ लेकिन उन्होंने अल्कली लिखा, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन होगा, किसी भी बेस से रिएक्शन करवाने पे हमें ये मिलता है। उसके बाद है ड्रग्स दैट लोअर द बॉडी टेम्परेचर टू नॉर्मल आर नोन एज, तो यहाँ पे एंटीपायरेटिक मेडिसिन जो होती हैं वो इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि पैराडोल है, पैरासीटामोल है, दीज आर एंटीपायरेटिक मेडिसिन, तो एंटीपायरेटिक ये करेक्ट ऑप्शन होगा, बॉडी का टेम्परेचर लो करने के लिए यूज होती हैं। 14 है, 14 में कह रहा है दिस अच्छा, हम लोगों ने एक बीच में ना MCQs मिस कर दिया, जो कि MCQs नंबर 11 था, 11 की जगह हम लोगों ने 12 वाला लिख दिया, 12 की जगह, तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है, ठीक है। 12 में आएगा वेनम ऑफ आर्म्स, और उसके बाद सेकंड था एनालिकली, और 14 एंटीपायरेटिक है, 11 वाला मिस कर दिया, तो 11 वाले में क्या कह रहा है कि क्लेमेंसेंस रिडक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू, तो क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर हम लोग कीटोन और एल्डिहाइड के कंपाउंड्स को अल्केन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो अल्केन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 15 है, दिस एलिमेंट इज यूज्ड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, तो हमारी दांत हो गई, हड्डी हो गई, इनमें सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट, तो कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है ओजोन इज प्रोड्यूस इन द स्ट्रेटोस्फेयर रीजन ड्यू टू द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ सनरेज एंड ऑफ कोर्स ओजोन ऑक्सीजन से मिलकर बनती है, तो O2 करेक्ट ऑप्शन होगा। और लास्ट MCQs है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन, इसका बहुत बिल्कुल लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, उसके अंदर बहुत डिटेल में है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन कौन सी है और किसका क्या काम होता है, जैसे कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप। सही, तो सिंपल है, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है इनमें, ये MCQs इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा हो सकता है कि टेनर में एज इट इज यही वाले आ जाएं या फिर इनसे रिलेटिव आ जाएं, जैसे कि यहाँ पे 7A वालों की पूछी हुई, तो क्या पता आपसे 5A वालों की पूछ लें, तो इससे सिमिलर आ सकते हैं, तो ये इस बात का ध्यान आप लोगों ने रखना है। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन बी पे, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, सही है। तो अब क्योंकि हम अगर इस पूरे को सॉल्व करेंगे ना तो हमारी वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, 2 से 3 घंटे की, तो हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, जो माइनर चीज़ें हैं, माइनर टॉपिक हैं, आसान हैं, उनको इग्नोर करेंगे या फिर इसको बहुत लाइटली देखेंगे ऊपर ऊपर से, और जो थोड़े मुश्किल वाले टॉपिक हैं उनको हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, तो लाइन बाय लाइन देखते हैं। इसका ओवरऑल क्वेश्चन है 2 और इसका है पार्ट 1। इसमें कुछ रीजन पूछे गए हैं। पहला तो है डिफाइन फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट की डेफिनेशन मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही,
आप लोग को पता है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस से जला के किसी भी एलिमेंट का पता लगाते हैं फ्लेम से। उसके बाद है ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई अल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स प्रोड्यूस कलर फ्लेम इन दिस टेस्ट, स्टेट द फ्लेम कलर फॉर एनी टू। अच्छा, अब अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि उनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है। तो इनके इलेक्ट्रॉन हीट करने पे लो ऑर्बिटल से हाई ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाते हैं, तो फिर जब वो वापस आते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो बेसिकली ये फ्लेम टेस्ट की डेफिनेशन भी है। उसके अलावा फ्लेम कलर किसी भी दो अल्कली का, तो मैंने सोडियम और पोटेशियम का लिख दिया है। सोडियम का गोल्डन येलो होता है, पोटेशियम का लाइलेक या पर्पल कलर होता है, ठीक है। उसके बाद और वाला क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो नंबर 1 है, पहला रीजन है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। इसका रीजन क्या है कि डाउन द ग्रुप जो है वो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, इसलिए हेलोजन क्या सबका एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, तो सबका ही टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। तो दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस रेगुलरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एस ब्लॉक एलिमेंट। तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, एटम का साइज इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन्स की मतलब न्यूक्लियस की दूसरे इलेक्ट्रॉन से रिपल्जन कम होने लग जाती है, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी रिसेंटली लेक्चर्स अपलोड किए हैं सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1 के, तो उसके अंदर ये सब मैंने बहुत डिटेल में कवर करा है, तो आप वहाँ से जाके देख लो। अब यहाँ पे टाइम कम है तो हम इसको ऐसे ही देंगे। अच्छा, उसके बाद तीसरा है, अल्कली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज भी कर देते हैं। उसके बाद 4 है, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है और साइज स्मॉल है इसीलिए। उसके बाद 5 है, मल्टी डेंटेड लाइगेंड आर नोन एज चिलेटिंग एजेंट, क्योंकि जब मल्टी डेंटेड लाइगेंड आपस में जुड़ते हैं, मतलब जब वो बॉन्ड बनाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के साथ, तो उनका जो लाइंस है, अगर उसके स्ट्रक्चर्स को डीपली देखा जाए तो लाइंस उसके ऐसे लगता है ऐसे क्लॉज की तरह, क्रैब क्लॉज की तरह, केकड़े के पंजों की तरह दिखती है, तो इसलिए उसको चिलेट कहा जाता है। चिलेट का मतलब होता है क्रैब्स क्लॉ, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, इसमें क्या कह रहे हैं, 3 यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम लिखनी है। कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है आयनिक के साथ, उसके बाद एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, बाकी सब कर लेते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाता है लेकिन बाकी नहीं बनाते। तो ये सारे इसके रीजंस हो गए, ठीक है। उसके अलावा दूसरे के बाद तीसरे पर आ जाते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी इसको करेंगे। तीसरे में कह रहा है, डिफाइन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाई डू दे फॉर्म कलर कंपाउंड, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो जब मैं इसको ऐसे बता देती हूँ कि जब क्या होता है कि कोई ट्रांजिशन एलिमेंट लाइगेंड से जुड़ता है ना, तो उसके जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो 2 हिस्सों में टूट जाते हैं, ठीक है। 2 ऊपर चले जाते हैं, 3 नीचे आ जाते हैं। इनके दरमियान का जो गैप है उसे डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। हाई वाले को Eg और लोअर वाले को T2G से रिप्रेजेंट किया जाता है, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स और लोअर एनर्जी वाले। अब जो लोअर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो एनर्जी मिलने पे जंप कर जाते हैं हायर की तरफ, और जब ये वहाँ से वापस जंप करते हैं तो कोई ना कोई लाइट निकालते हैं जिससे हमें कलर मिलता है। तो ये इनकी इसका रीज़न क्या होगा कि डी ट्रांजिशन की वजह से ये कलर शो करते हैं, ठीक है। बाकी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के पास डी ट्रांजिशन नहीं होती है, इनके पास होती है, इसीलिए ये कलर शो करते हैं। और यही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है जो मैंने आपको समझाई है। अच्छा, उसके अलावा ये लिखा हुआ है, इसको आप रीड भी कर सकते हो। उसके अलावा आईयूपैक नोमेनक्लेचर फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड है। तो नोमेनक्लेचर की अगेन मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, जहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में एक एक रूल को एक्सप्लेन करा हुआ है, आप सर्च करके देख सकते हो। एमए इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस अगर लिखोगे तो आपको इसकी बहुत डिटेल में वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं कवर करवाऊंगी तो मुझे पूरे रूल्स लिखने पड़ेंगे, तो इसलिए नहीं लिख सकते इसको, ऐसे नहीं कर सकते। बाकी मैं आपको ओवरऑल इसका रिव्यू दे देती हूँ कि ओवरऑल इसका एक बता देती हूँ कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखते हैं तो एक ब्रैकेट आपको दिख रहा है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहली चीज़ जो मौजूद होती है वो मेटल होती है। मेटल के अलावा बाकी सब जो है वो लाइगेंड है। लाइगेंड क्या होता है, एक ऐसी स्पीशी जो मेटल ट्रांजिशन मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। बाकी ब्रैकेट के जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे कैटाइन मौजूद होता है, राइट साइड पे एनाइन मौजूद होता है। सबसे पहले हम इसका नाम लिखते हुए कैटाइन का नाम लिखते हैं, फिर आता है लाइगेंड का नाम, फिर आता है मेटल का नाम, और लास्ट में हम एनाइन का नाम लिखते हैं।
तो इस तरीके से इसका काम चलता है। अच्छा, उसके बाद 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे थियोरेटिकल टॉपिक है कि डिस्क्राइब प्रिपरेशन एंड 2 प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो अब इसको रीड करोगे, डेफिनेशन लिखी हुई है और इसके यूजेस लिखा है, तो इसको हम थियोरेटिकल टॉपिक है, इसको भी नहीं लिखेंगे। उसके अलावा 4 है, 4 के बाद अच्छा यहाँ पे डायरेक्टली 7 दिया हुआ है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम है, तो खैर इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी गिव इट्स एप्लीकेशन। तो अगेन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो हमें क्या बताती है? मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताती है, किसी भी एटम के मास के बारे में बताती है बेसिकली। और इसको काफ़ी जगह इस्तेमाल किया जाता है, हेल्थ केयर सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, थियोरेटिकल टॉपिक है कि बाकी बॉल क्या होती है। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। एलोट्रोप ऑफ कार्बन होता है, जिसके अंदर पेंटागन और हेक्सागन रिंग्स होती हैं, आपस में कंबाइन हुई होती हैं। पेंटागन 5 कार्बन की रिंग, हेक्सागन 6 कार्बन की रिंग आपस में अटैच हुई होती है, तो वो मिलके बाकी बॉल बनाते हैं। अच्छा, बाकी होमोलोगस सीरीज है, और में होमोलोगस सीरीज क्या होती है कि एक ही फैमिली के मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस आ रहा हो या 14 AMU का डिफरेंस आ रहा हो, तो वो होमोलोगस सीरीज है। जैसे कि अल्केन्स हो गए, CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, इसमें भी CH2 का डिफरेंस है, इसमें भी CH2 का डिफरेंस है, आगे भी CH2 का डिफरेंस होगा, तो ये होमोलोगस सीरीज कहलाती है, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, ठीक है, 2, ठीक है। एक हमारे पास इथीन गिवन है, एक इथाइन गिवन है, इनका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैं आप लोग को इनका ऐसे बना के दिखा देती हूँ। इथीन के बारे में क्या है कि ये हमारा स्ट्रक्चर है इथीन का। अब यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन कार्बन के दरमियान में एक ऐसा ऑर्बिटल होता है, एक ऐसे होते हैं, 3 इसके होते हैं और 3 इसके होते हैं, ठीक है। ट्राइगोनल ज्योमेट्री होती है। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना sp3 होती है एन वालों के अंदर, मीथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, इथेन हो गया। sp होती है एन वालों के अंदर और आयन वालों के अंदर होती है, इन वालों के अंदर, और सॉरी sp3 होती है sp2 और sp, और ये होती है आयन वालों के अंदर। अब यहाँ पे इसमें क्या होता है कि कार्बन, इन दोनों कार्बन का sp2 के अंदर pz ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं हो पाता, वो ऐसे ही रह जाता है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, तो ये आपस में ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना लेता है। तो अब क्या लिखोगे, मैं इसी बता रही हूँ, ट्राइगोनल ज्योमेट्री है, ठीक है, 120 डिग्री एंगल है, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन रहा है, और टोटल कितने 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। और ज्योमेट्री ट्राइगोनल है, बस इतनी सी बातें इसमें लिखनी होती हैं। सिमिलरली इथाइन की बात करें तो इथाइन में क्या होता है, अगेन एक ऑर्बिटल इसका ये रहा, एक ऑर्बिटल इस दूसरे कार्बन का ये रहा, और अच्छा मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाई नहीं, तो हाइड्रोजन अपने एस ऑर्बिटल के थ्रू जुड़ा हुआ होता है, ऐसे एस ऑर्बिटल, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एस ऑर्बिटल होता है, इस ब्लॉक एलिमेंट है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। बाकी इसके अंदर लीनियर ज्योमेट्री होती है, ठीक है। ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, बाकी इसका पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल ऐसे ही रह जाता है, तो पी वाई ऐसे बनेगा, पी जेड को ऐसे बना देते हैं, पी वाई और पी जेड, तो पी जेड और पी जेड ऑर्बिटल आपस में जुड़कर जो है वो एक पाई बॉन्ड बनाएंगे, पी वाई और पी वाई जुड़ के आपस में एक पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड बन रहा होता है कार्बन कार्बन के दरमियान में। तो यहाँ पे टोटल कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड है। लीनियर ज्योमेट्री बनती है, 180 डिग्री एंगल, यहाँ पे बॉन्ड एंगल बन रहा होता है 180 डिग्री। बाकी डिटेल्स इसके अंदर लिखी हैं, आप उसको रीड कर लेना।
अच्छा, अब यहाँ पे ए और बी का हमें बोला है कि आप ओजोनोलिसिस का रिएक्शन भी दिखाओ, तो ओजोनोलिसिस का रिएक्शन भी मेंशन है। ठीक है, इथीन का रिएक्शन करवा रहे हैं ओजोन से तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, और इथाइन के करवाते हैं तो फॉर्मिक एसिड बनता है। तो ये रिएक्शन सिंपल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि भाई आइडेंटिफाई, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर अगेन डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी आपको इसकी, और यहाँ पे इसको मैं ऐसे नहीं करवा सकती क्योंकि समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। जैसे कि चलो इसको कर ही लेते हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन भी अगर थोड़ी बहुत है तो वो क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे है CH3, ठीक है, ब्रैकेट लगा हुआ है 2, CH है, C डबल बॉन्ड O है, और CH C2H5 2 है। सबसे पहले तो हमें इन ब्रैकेट्स को खोलना पड़ेगा। ये ब्रैकेट इस कार्बन के साथ है, ये वाला ब्रैकेट इस कार्बन के साथ है, तो कैसे खुलेगा? एक CH3 ऐसे लग जाएगा और एक CH3 ऐसे लग जाएगा, C डबल बॉन्ड ऐसे आ गया, CH C2H5 ब्रैकेट में, तो एक C2H5 ऐसे लग जाएगा और एक C2H5 ऐसे लग जाएगा। चेन सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रेट चेन सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जहां से ये कीटोन का बॉन्ड करीब है वहां से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से 1 2 3 पर आ रहे हैं, यहाँ से भी क्योंकि 2 कार्बन है, C2H5 है ना, तो यहाँ से भी 1 2 3 4 पर आ रहा है, तो हम यहाँ से नहीं यहाँ से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। ये और ये हमारे पास ब्रांचेस रहेगी, तो पहले ब्रांचेस का नाम लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं ब्रांचेस का नाम। 4 पे है इथाइल, 2 पे है मिथाइल, उसके बाद 3 पर है कीटोन वाला, और कितने कार्बन है चेन में? 6, तो हेक्सानॉन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी इसको रब करते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं अपने नॉमेनक्लेचर्स को। दूसरा है, आई होप वाला क्लियर हो गया होगा। दूसरा है CH2OH2। तो CH2OH2 है, यानी कि CH के इस तरफ भी OH लगा हुआ है और इस तरफ भी OH लगा हुआ है, तो एक ही कार्बन है, तो हम क्या लिखेंगे? 1,1 मीथेन डायोल, बस इसका ये नाम हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा, इसके अंदर जो मेंशन है वो भी बिल्कुल ठीक है, आप वैसे भी लिख सकते हो, मैं जैसे करवा रही हूँ वो भी ठीक है। तो दोनों तरीके हैं लिखने के, दोनों ही सही हैं, तो जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हो, तो इसलिए मैं आपको इधर ही अपने तरीके से भी करवा रही हूँ। CH3CH2O, और O के बाद कार्बन है, CH3 है, 2 है और C2H5 है। तो यहाँ पे O दिख रहा है, ठीक है, O के इस तरफ कार्बन है, इसको खोल के लिखते हैं पहले, CH3CH2O है, फिर इस तरफ कार्बन है, CH3 है, तो एक CH3U लग जाएगा, एक कार्बन के साथ CH3U लग जाएगा, फिर आगे है C2H5, तो C2H5 ऐसे लग जाएगा। चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे? U चेन सेलेक्ट करेंगे अपनी, ठीक है, ये ब्रांच बन जाएगा। नंबरिंग कैसे होगी? 1 2 3 और 4। तुम क्या लिखेंगे कि 2 पे है इथॉक्सी और सॉरी पहले आएगा 2 पे है मिथाइल, पहले ब्रांच लिखेंगे, फिर है 2 पे इथॉक्सी और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है लास्ट है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और COOH। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। सबसे पहले थर्ड पोजीशन पे हमारे पास मौजूद है डबल बॉन्ड
हाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो हम पहले इसका नाम कैसे लिखेंगे, कार्बन के नंबर के साथ। 5 कार्बन है तो पेंट ईन लिखेंगे, लेकिन पेंटीन का ये ई नहीं लगाएंगे। ई लगाने का मतलब होता है कि हमने कंप्लीट कर दिया चेन को, ई नहीं लगाएंगे। उसके बाद डैश लिख के ओइक एसिड, सही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इधर में जो मेंशन है वो भी सही तरीका है, ये जो मैंने करवाया है ये भी सही तरीका है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी के बाद है 10 था, ये 11 है। इसमें कुछ टेस्ट गिवन है, ठीक है, और उस टेस्ट की आपको इक्वेशन, बेसिकली आपको इसकी डिस्टिंग्विश इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहली है हमारे पास अल्कोहल की डिस्टिंग्विश, जो कि है लूकस टेस्ट। तो लूकस टेस्ट के लिए यहाँ पे अल्कोहल का रिएक्शन हम करवाते हैं, क्योंकि लूकस क्या होता है, HCl और ZnCl2 का कॉम्बिनेशन होता है। तो ZnCl2 रिएक्शन करवाते हैं। तो बेसिकली ये तो पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ HCl करता है। तो यहाँ पे RCl बनता है और H2O बनता है। ये बनता है तो सॉल्यूशन थोड़ा सा क्लाउडी सा हो जाता है, जिसकी वजह से हम पता लगा देते हैं कि भाई हमारा एल्कोहल ही यहाँ पे मौजूद था। उसके बाद दूसरा है फिनॉल। फिनॉल के लिए फेरिक क्लोराइड टेस्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे C6H5OH लिया जाता है फिनॉल, ठीक है। इसका रिएक्शन FeCl3 के साथ करवाया जाता है, ठीक है। फेरिक क्लोराइड इसे ही कहते हैं। तो रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, FeOC6H53 नाम का कॉम्प्लेक्स बनता है और साथ में HCl बनता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगाते हैं और यहाँ पे भी 3 लगाते हैं, ठीक है। ये जब बनता है तो ये वायलेट और पर्पल कलर का होता है सॉल्यूशन, पर्पल कलर को ज़्यादा, जिससे हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे फिनॉल ही मौजूद था। उसके बाद अल्कीन का टेस्ट है। अल्कीन का टेस्ट बहुत आसान है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। कोई भी आप अल्कीन ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेती हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन करवाया ब्रोमीन के साथ। तो होता क्या है कि ब्रोमीन दोनों जगह ऐड हो जाएगा, तो CH2Br फिर CH2Br। तो इस तरीके से जब ये होता है ऐड, तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि ब्रोमीन ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके अंदर ऐड करते जाते हैं ना, ये ब्राउन कलर गायब होता जाता है, कलरलेस होता जाता है, जिससे हम पता लगा लेते हैं कि ये अल्कीन था और ये अल्कीन ने अपना बॉन्ड तोड़ के इस ब्रोमीन को लगा लिया, तभी ब्राउन कलर वैनिश होता जा रहा है। लास्ट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश टेस्ट करने के लिए हम इसका टॉलिस रिएजेंट टेस्ट करवाते हैं या सिल्वर मिरर टेस्ट करवाते हैं। तो ये मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया, इसका रिएक्शन मैंने करवाया टॉलिस रिएजेंट से। टॉलिस रिएजेंट कुछ इस तरीके का होता है, अमोनिया का सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर, ठीक है, साथ में OH नेगेटिव और ये बन जाता है RCOO और नेगेटिव आयन और 2Ag बन के प्रिसिपिटेट हो जाते हैं और साथ में 4NH3 हो गया और 2H2O हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेन चीज़ हमारी ये है, अगर एल्डिहाइड होगा तो ये इससे रिएक्शन कर जाएगा टॉलिस रिएजेंट से और ये बना लेगा ये सिल्वर, और ये सिल्वर जो है ये नीचे प्रिसिपिटेट आउट होके नीचे बैठ जाता है, ठीक है। बाकी बैलेंस हमने पूरी कर ली है तो सही। अच्छा, यहाँ पे 2 लगेगा, सही है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है और के साथ डिफाइन चिरल कार्बन। तो चिरल कार्बन जो है, सेंट्रल कार्बन को चिरल कार्बन कहते हैं, जो कि 4 बॉन्ड बनाया हुआ है अपने सराउंडिंग में। उसके अलावा प्लेन पोलराइज लाइट है, वो लाइट जो एक ही प्लेन में पोलराइज हो सके, एक प्लेन में उसे पोलराइज लाइट कहा जाता है। बाकी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, डिफाइन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ग्रीनार्ड रिएजेंट को कहा जाता है और साथ में इसके रिएक्शन भी गिवन है। अच्छा, इसका रिएक्शन सबसे पहले क्या है कि
गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. Give two examples of organometallic compounds. Write the equation of methyl magnesium iodide with CH3CHO और CO2. तो उसका रिएक्शन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे. सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है? RMgX. इसका रिएक्शन किससे करवाने को बोला गया है? CH3 और CHO के साथ. तो इसको थोड़ा सा अगर मैं सही से लिख दूं तो अच्छे से समझ आ जाएगा. CH3 C डबल बॉन्ड O और H. अब यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है. इसमें यार नेगेटिव होता है और ये पूरा पॉजिटिव होता है. रिएक्शन करवाते हैं तो नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव से लग जाता है, पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव से लग जाता है. तो ये कैसे हो जाता है कि CH3 है, ये कार्बन पॉजिटिव था, इसके साथ ये नेगेटिव वाला पार्ट लग जाएगा R. उसके अलावा MgX पॉजिटिव था, इसके साथ ये वाला पार्ट लग जाता है. ठीक है, ये वाला पार्ट लग जाएगा ऑक्सीजन के साथ. सॉरी मैंने गलत लिख दिया. ये ऑक्सीजन था, ठीक है, हाइड्रोजन को मैं ऊपर बना दी. इसके साथ लग जाएगा MgX. ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है तो हम इसका रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ. ठीक है, CHROMgX. इसका रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ H और OH. OH नेगेटिव, H पॉजिटिव. तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये पूरा पार्ट पॉजिटिव है. तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो इसके साथ अटैच हो जाता है. CH3CH और R. O के साथ क्या लग जाएगा? H पॉजिटिव और MgX और OH अलग हो जाएगा क्योंकि OH नेगेटिव था तो उसके साथ लग जाएगा. अच्छा जी, मार्कर में इंक गल गई. अब वापस कंटिन्यू करते हैं हम अपने नेक्स्ट को. अब उसके बाद C डबल बॉन्ड CO2 के साथ रिएक्शन है RMgX का CO2 के साथ. अभी CO2 का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा होता है. इसमें से ये वाला पूरा पार्ट पॉजिटिव होगा, ये पार्ट नेगेटिव होता है. ठीक है, इसका रिएक्शन करवाते हैं. इसको मैं थोड़ा नीचे करके लिख रही हूँ. यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव. तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा. O डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, कार्बन फिर नेगेटिव लगेगा R और एक कार्बन ऑक्सीजन एक बॉन्ड तोड़ेंगे जैसे यहाँ पे तोड़ा था और ये ऑक्सीजन लगा लेगा अपने साथ MgX. अब ये अनस्टेबल है तो उसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे. ठीक है, वाटर का रिएक्शन करवाने पे क्या होगा? ये यहाँ पे नेगेटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है. तो क्या हो जाएगा? O डबल बॉन्ड C, R लगा हुआ है और O के साथ क्या लग जाएगा? H. ठीक है, और साथ में MgX के साथ लग जाएगा OH नेगेटिव. तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो, रिएक्शंस को कर सकते हो. तो ये लिखा है यहाँ पे KCH3MgI ले लिया यहाँ पे. आप X की जगह I ले सकते हो, R की जगह CH3 ले सकते हो और रिएक्शन हो जाएगा. अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है. इसमें ये कह रहा है कि वाई अमाइंस बेसिक इन नेचर, हाउ कैन यू प्रिपेयर एथाइलामाइन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स. ठीक है, तो कैसे प्रिपेयर करेंगे? पहले है इथाइलामाइन को प्रिपेयर करना है फ्रॉम, हम लोग कर रहे हैं इथाइल आयोडाइड. ठीक है, तो
पहला रिएक्शन है इथाइल हाइड्राइड लिया, C2H5I लिया और NH3 के साथ एल्कोहलिक, ये एल्कोहलिक मीडियम में होती है, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो C2H5NH2 बन गया, ठीक है, इथाइलामाइन बन गया और HI अलग हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर आई थिंक 13 है, ठीक है, 13 का कर रहे हैं हम लोग पार्ट। दूसरा है इथाइलामाइन बनाना है बाय रिडक्शन ऑफ मिथाइल साइनाइड। तो मिथाइल साइनाइड कुछ ऐसा होता है, इसका रिएक्शन करवाया हमने हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, क्योंकि बोला गया रिडक्शन करवानी है। उसके बाद CH3CH2 और NH2 बन जाएगा, सही है। और यहाँ पे ये रिएक्शन होगा Na की प्रेजेंस में, क्योंकि रिडक्शन हो रही है, तो इस तरीके से ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये सब आपस में जस्ट मिलकर लिख दिए मैंने, CH3CH2 और यहाँ पे 2 लगेगा क्योंकि हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये बन गया इथाइलामाइन अगेन। फिर तीसरा रिएक्शन है कि आपको बनाना है इथाइलामाइन रिडक्शन ऑफ इथेनामाइड। तो CH3C डबल बॉन्ड O और NH2 ये होता है इथेनामाइड, ठीक है, अमाइड ग्रुप इसे कहते हैं। 2 कार्बन है तो इथेनामाइड हो गया। अब रिडक्शन करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है, और CH3CH2 और NH2 हमें बनाना है, वो बन गया हमारा, और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आप 4 लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों इक्वेशंस हमारी हो गई इथेनामाइड की प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 के नेम 4 डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड ड्राई इक्वेशन फॉर देयर प्रिपरेशन। तो यहाँ पे सारी इक्वेशंस एज इट इज लिखी हुई हैं आपको, इसलिए मैं नहीं करवा रही, जो मेंशन नहीं थी वो मैंने करवा दी। बाकी आ जाते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी जो सिंपल इक्वेशन है उसको नहीं देख रहे हैं, और अगेन जो मेंशन भी है उसको नहीं देख रहे हैं हम लोग। सेक्शन सी में है हमारे पास कार्सनिक एनर्जी सेल। इसकी मैंने अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड करी है चैप्टर नंबर 1 की, उसके अंदर बहुत डिटेल में इसको समझाया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रही हूँ क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, सही है। सब कुछ इसमें मेंशन है, बाकी रिएक्शंस गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें कह रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। तो इसकी भी सारी इक्वेशंस यहाँ पे गिवन है, और में मेटलर्जी ऑफ कॉपर है, मेटलर्जी ऑफ कॉपर भी डिटेल में है, तो इसकी भी इंशाल्लाह आगे लेक्चर अपलोड हो जाएगा। तो ये लॉन्ग के क्वेश्चंस थ्योरेटिकल हैं, थ्योरेटिकल को भी हम नहीं देख रहे हैं। बाकी ऑर्गेनिक के सेक्शन में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो पैरा वो हैं जो बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे किसी भी ग्रुप को लगाएं। ये हमारा बेंजीन है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है पहले से, तो ये वाली इसकी ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा, और ये मेटा और ये मेटा पोजीशन है। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यानी कि ऐसा बेंजीन जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप पहले से लगा हुआ हो, उसकी जब हम दोबारा से सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है कि उसको आने वाले ग्रुप को कहाँ लगाना है। अगर तो वो ऑर्थो पैरा है तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाएगा, अगर तो ये मेटा डायरेक्टर है तो ये मेटा पे लगाएगा, ठीक है। बाकी एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है कि कौन से मेटा होते हैं, कौन से पैरा होते हैं। उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ TNT है और प्रिपरेशन ऑफ N-नाइट्रोटोलुईन है। तो इसके लिए इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा गया है कि प्रिपरेशन ऑफ TNT। तो TNT यानी कि ट्राई नाइट्रोटोलीन है। ट्राई नाइट्रोटोलीन सबसे पहले मैंने ले लिया बेंजीन, इसको मैं ऐसे बना के दिखाती हूँ ताकि आप लोग को समझ आए। ये हमारा बेंजीन है, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर हमें बनाना है इसको टोलुईन, क्योंकि टोलुईन क्या है,
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। टोलुइन कह लूँ CH3। टोलुइन क्या होता है, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CH3 लगाओ तो ये टोलुइन होता है। अगर हम टोलुइन को लगा दें तो ये जो ट्राई नाइट्रो को लगाएगा ना, ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगाएगा तो ट्राई नाइट्रोटोलुइन ऐसे बनेगा, पहले टोलुइन और फिर ट्राई नाइट्रो। तो टोलुइन बनाने के लिए CH3Cl से रिएक्शन करवाते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे CH3 को लगा देगा, तो यहाँ पे CH3 लग जाएगा और इस कार्बन से क्योंकि हाइड्रोजन निकलेगा तो ये CH3 लग रहा है तो हाइड्रोजन निकल के HCl बना लेगा इस क्लोरीन के साथ। अब टोलुइन बन गया, हमें क्या बनवाना है इसको, हमें इसको बनवाना है ट्राई नाइट्रो। उसके लिए HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सही है, और H2SO4 कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि CH3 पहले से मौजूद था, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 को लगा देगा, तो दिस इज ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 3 लगाना पड़ेगा क्योंकि 3 नाइट्रो आ रहे हैं और यहाँ पे साथ में वाटर बनता है सही है, क्योंकि यहाँ पे वाटर भी 3 बनेंगे क्योंकि 3 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, यहाँ पे H और O था। तो इस तरीके से ये तो हो गया पहले क्वेश्चन। दूसरे में कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ M नाइट्रोटोलुइन। M नाइट्रोटोलुइन बनाना है, यानी कि मेटा पे नाइट्रो सॉरी पहले हमें नाइट्रो को अटैच करवाना है, यानी कि M पे नाइट्रो लगा हुआ हो, मेटा पे नाइट्रो लगा हुआ हो और टोलुइन हो। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, अगर हम पहले इसको अटैच करवा देंगे ना तो ये नाइट्रो को ऑर्थो पैरा पे लगाएगा, लेकिन हमसे बोला गया कि मेटा पे लगाओ, तो पहले हम क्या करवाएंगे, ये वाला काम करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेंजीन है, इसमें हमने HNO3 के साथ इसका रिएक्शन करवाया, नाइट्रेशन करवा दी H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये क्या करेगा, NO2 को यहाँ लगा देगा, नाइट्रो तो बन गया नाइट्रो ठीक है, नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया, टोलुइन भी ऐड करवाना है, तो हम इसके रिएक्शन करवा देंगे CH3Cl के साथ, तो बन जाएगा टोलुइन। तो CH3Cl के साथ रिएक्शन करवा दिया AlCl3 की प्रेजेंस में, सेम ये वाला रिएक्शन है। तो अब क्या होगा, NO2 लगा हुआ है, NO2 हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये मेटा पोजीशन पे CH3 को लगा देगा। अब आप लोग कहोगे कि मिस ये क्या, ये तो मेटा पे लगा ही नहीं, हमें तो M नाइट्रोटोलुइन बनाया था। तो बेसिकली CH3 जो है ना, ये इसको प्रायोरिटी दी जाती है, तो जब ये लगेगा ना तो हम इसको कंसीडर करेंगे, इस बेंजीन की इस वाली पोजीशन को हम कहेंगे फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है और थर्ड होती है मेटा। तो इस तरीके से ये होता है, सही है। अच्छा, बाकी क्वेश्चन नंबर 7 में ड्रॉ द स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सबके गिवन है, नाम के साथ स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, तो ये सब आप लोग देख के कर सकते हो। बाकी इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन भी एज इट इज देख के की जा सकती हैं। अच्छा, उसके बाद बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, और इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का। प्रोटीन का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो उसको हम नहीं देखने हैं, यहाँ पे हमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को समझना है। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है कि हम किसी भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब बेस से करवाते हैं तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है, क्योंकि हम बीटा एलिमिनेशन कर रहे हैं, तो बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है और साथ में हेलोजन रिमूव होता है। ठीक है, क्या क्या रिमूव होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में, बीटा हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव होता है, और इनके रिमूव होने से कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, तो कोई ना कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन भी यही है कि ऐसी एलिमिनेशन जिसमें बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप रिमूव हो, इसके बाद दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाए, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाए, तो दैट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद E1 और E2 का मैकेनिज्म है, E1 जो है वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में होता है और E2 जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में होता है। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में
2 स्टेप में रिएक्शन होता है, क्योंकि टर्शरी में क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े कार्बन लगे हुए होते हैं, आर के ग्रुप बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसीलिए हम पहले क्या करते हैं, हेलोजन को रिमूव करवाते हैं। तो देखो आप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन में क्या लिखा हुआ है कि पहले हेलोजन को रिमूव करवाया, ठीक है। ये थोड़ा स्लो स्टेप होता है क्योंकि कोई भी बॉन्ड तोड़वाने में टाइम लगता है, तो स्लो स्टेप है, तो ये रेडिटरमाइनिंग स्टेप कहलाएगा। और यहाँ से ब्रोमीन अलग हो गया। अब दूसरे स्टेप में हम किसी भी तरफ से बेस का अटैक करवा सकते हैं। बेस में OH नेगेटिव अटैक करेगा, क्योंकि नेगेटिव हर चीज़ हटी है कार्बन पे से, तो नेगेटिव चीज़ ही लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन के साथ जाके क्या लग गया, OH नेगेटिव आयन लग गया, ठीक है। कार्बन के साथ इसका रिएक्शन हुआ। अब यहाँ पे जो OH नेगेटिव आयन है ये क्या करेगा, ये OH नेगेटिव आयन कार्बन के दूसरे वाले कार्बन जो है बीटा कार्बन, उसमें से एक हाइड्रोजन को लेके वाटर बना के अलग हो जाएगा और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया E1 रिएक्शन। अब E2 में क्या हो रहा है, E2 इससे थोड़ा आसान है, एक स्टेप में हो रहा है कि E2 किस में हो रहा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में हो रहा है। तो देखो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ही स्टेप के अंदर हेलोजन को भी हटा रहे हैं और OH भी ऐड करवा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अटैक हो रहा है OH का, Br हट रहा है, Br के हटने के साथ OH भी अटैक कर रहा है, तो ये दूसरे वाले जो बीटा कार्बन है उस पर से एक हाइड्रोजन को लेके वाटर बना रहा है और साथ में इथीन बन गया। तो दैट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग की शिकायत हो सकती है कि हमने एक ही चीज़ को क्यों नहीं देखा, तो जो चीज़ें हमने नहीं कवर की हैं वो प्योर मतलब बेसिक चीज़ें हैं, वो बिल्कुल थियोरेटिकल चीज़ें हैं कि आप उसको रीड करोगे ना तो आपके समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि उसके लिए वीडियोस लेकर आए ताकि एज चैप्टर ग्रो आगे बढ़ेंगे तो उसके साथ साथ वीडियोस आएंगे तो वो डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी उसके अंदर। अगर अब हम अभी खड़े हो जाएंगे उसको एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करने तो तकरीबन 3 घंटे की वीडियो बनेगी, बल्कि उससे भी ज़्यादा की बन सकती है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, पूरे मॉडल पेपर को हमने देखा। उसके अलावा अगर आपको ये मॉडल पेपर का PDF चाहिए तो आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। वीडियो के स्टार्ट में नंबर आपको शो किया गया था, उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मॉडल पेपर का सॉल्व PDF ले सकते हो, ठीक है। तो फिर इस वीडियो को हम एंड करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।